नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्जाइल हीरा खदान। जी। एक ऐसी खदान जिसने दुनिया को कुछ सबसे अनोखे हीरे दिए। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है हम उसके आधार पर समझेंगे कि ये जगह इतनी खास क्यों थी। मतलब खासकर वो दुर्लभ गुलाबी हीरे, है ना? है ना? बिल्कुल। सोचिए जरा, दुनिया के लगभग 90% गुलाबी हीरे वो सब एक ही जगह से आ रहे थे। अविश्वसनीय। ये अपने आप में कमाल की बात है। हाँ, यही अर्जाइल की कहानी को इतना असाधारण बनाता है। तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। ये खान असल में थी कहाँ और इसका सफर कब से कब तक का रहा? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र में थी। बहुत ही दूरदराज का इलाका है, खूबसूरत लेकिन दुर्गम। किम्बरली, मैंने सुना है इसके बारे में। अपनी आदिवासी संस्कृति और लाल चट्टानों के लिए मशहूर है। जी हाँ, वही। और खान की बात करें तो ये 1983 में शुरू हुई और 2020 तक चली, मतलब करीब 33 साल। हाँ। लगभग 4 दशक। अच्छा, तो क्या अर्जाइल की पूरी पहचान सिर्फ गुलाबी हीरों से ही थी या कुछ और भी निकलता था वहां से? पहचान तो देखिए मुख्य रूप से गुलाबी हीरों से ही बनी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही निकलते थे। कभी कभी बहुत ही दुर्लभ लाल हीरे भी मिले। लाल हीरे? हाँ। वो तो और भी दुर्लभ होते होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। और साथ में बैंगनी और भूरे रंग के हीरे भी। पर बात सिर्फ रंग की नहीं थी। अच्छा, और क्या खास था? उनकी चमक, उनकी गहराई, एक अलग ही किस्म की क्वालिटी थी उनमें, जो उन्हें दुनिया के दूसरे गुलाबी हीरों से एकदम अलग खड़ा करती थी। यही वो असाधारण रंगत और गुणवत्ता थी जिसने अर्जाइल को ग्लोबल मैप पर ला दिया। समझ गई। और इसके संचालन के बारे में कुछ बताएं। मैंने सुना था कि शुरुआत में ये ओपन पिट माइन थी। हाँ बिल्कुल। शुरू में तो सतह पर ही खुदाई होती थी, जिसे ओपन पिट माइनिंग कहते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे ऊपर के हीरे कम हुए तो गहराई में जाना पड़ा। तो फिर अंडरग्राउंड माइनिंग शुरू हुई। जी, 2013 के आसपास इसे पूरी तरह भूमिगत खदान में बदल दिया गया। अब जमीन के बहुत नीचे जाकर हीरे निकालने पड़ते थे। जाहिर है ये ज्यादा मुश्किल और महंगा भी था। और इसे चला कौन रहा था? एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है, रियो टिंटो, वही इसका संचालन करती थी। तो उत्पादन कैसा था? क्या बहुत सारे हीरे निकलते थे? हाँ, उत्पादन की मात्रा तो काफी प्रभावशाली थी। मतलब सालाना लाखों कैरेट हीरे निकलते थे। लाखों कैरेट? जी, कुछ सालों में तो 80 लाख से 1 करोड़ कैरेट तक भी पहुंची ये संख्या। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अर्जाइल की असली कहानी मात्रा में नहीं थी। वो तो गुणवत्ता में थी। बिल्कुल, उन दुर्लभ रंगीन हीरों की क्वालिटी और उनकी अद्वितीयता में। असल में देखा जाए तो कुल उत्पादन का बहुत छोटा सा, मतलब 1% से भी कम हिस्सा ये बेशकीमती गुलाबी हीरे होते थे। अच्छा, सिर्फ 1% से भी कम? हाँ। तब तो ये वाकई बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो फिर आखिर ये खान बंद क्यों हो गई 2020 में? वही बात। समय के साथ गहराई में जाने पर भी वो उच्च गुणवत्ता वाले हीरे, खासकर गुलाबी वाले, मिलने बहुत कम हो गए थे। तो मतलब आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहा? हाँ बिल्कुल। जब लागत ज्यादा और प्राप्ति कम होने लगी तो रियो टिंटो ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। और दिलचस्प बात यह हुई कि जैसे ही खान बंद होने की खबर पक्की हुई, कीमतें बढ़ गई होंगी। आसमान छूने लगी। जो अर्जाइल गुलाबी हीरे पहले से ही दुर्लभ और महंगे थे, वो और भी ज्यादा कीमती हो गए। तो अब वो सिर्फ गहनों में लगने वाले पत्थर नहीं रहे, कुछ और बन गए। हाँ, कह सकते हैं। अब वो एक तरह से संग्रहणीय वस्तुएं, मतलब कलेक्टिबल्स बन गए हैं। नीलामी घरों में उनकी बहुत मांग है। लोग उन्हें एक निवेश की तरह भी देख रहे हैं। वाह, मतलब अर्जाइल का नाम जुड़ते ही कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जी। लेकिन अर्जाइल की कहानी में सिर्फ ये चमकते पत्थर ही नहीं है ना? इसका एक और पहलू भी है जो जमीन से जुड़ा है, जहाँ ये खान थी। हाँ, ये एक बहुत ही अहम और संवेदनशील पहलू है। ये खान जिस जमीन पर थी वो मिरिवुंग गाजेरोंग नामक आदिवासी समुदाय की पारंपरिक भूमि है। अच्छा, तो क्या कंपनी और समुदाय के बीच कोई समझौता या बातचीत हुई थी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि रियो टिंटो ने स्थानीय समुदायों के साथ कई तरह के समझौते किए थे, जैसे रोजगार देने को लेकर, शिक्षा के अवसर बढ़ाने को लेकर, और कुछ हद तक उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में मदद करने के लिए भी। तो फिर क्या सब ठीक रहा? मतलब क्या समुदाय खुश था इन समझौतों से? देखिए, समझौते तो हुए और शायद कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले होंगे। लेकिन ऐसी आलोचनाएं और चिंताएं भी हमेशा रहीं। किस तरह की चिंताएं? कि इतने बड़े पैमाने पर जो खनन हुआ, उसका पारंपरिक भूमि पर क्या असर पड़ा, जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या कुछ सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल प्रभावित हुए। ये सवाल उठाए गए। ये तो एक मुश्किल संतुलन है। हाँ,
ये हमेशा ही एक जटिल मुद्दा रहता है। प्राकृतिक संसाधनों का विकास कैसे हो और साथ ही स्थानीय समुदायों, खासकर स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत का सम्मान और संरक्षण कैसे हो, इसके बीच संतुलन साधना आसान नहीं होता। सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो अर्जाइल सिर्फ एक खदान नहीं थी। वो दुर्लभ खूबसूरती का, खासकर उन गुलाबी हीरों का एक ऐसा स्रोत थी जिसने पूरी दुनिया को मोहित किया। बिल्कुल, और उसकी विरासत, वो चमक, आज भी कायम है, खान बंद होने के बाद भी। हाँ, उन हीरों के रूप में। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि किसी प्राकृतिक चीज का, किसी संसाधन का असली मूल्य क्या होता है। क्या वो सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि वो दुर्लभ है, या फिर उसमें वो कहानी, वो इतिहास, वो सांस्कृतिक जुड़ाव भी मायने रखता है जो उसके साथ आता है। हाँ, वही। अर्जाइल की कहानी यही दिखाती है, कैसे धरती के गर्भ से निकला एक पत्थर सही समय और सही पहचान के साथ एक किंवदंती बन सकता है। एक ऐसी कहानी जिसकी चमक शायद कभी फीकी नहीं पड़ेगी।